एक सिनेरियो इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। वक्त 1940s का है। एक औरत एक डीपली अब्यूजिव शादी में फंसी हुई है। हाँ, और उस टाइम पर सोसाइटी का अप्रोच जनरली यही था कि घर की बात घर में रखो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। एग्जैक्टली और जब वो कानून के पास जाती निकलने का रास्ता ढूंढने, तो पता चलता कि कोई लीगल रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कानून कहता था कि सप्तपदी परफॉर्म हो चुकी है, तो शादी एक रिलीजियस सैक्रेमेंट है, यानी एक संस्कार है। राइट। एक एंशंट हिंदू ट्रेडिशन जिसके हिसाब से ये बॉन्ड इनडिसॉल्वेबल है, किसी भी हालत में टूट नहीं सकता। और उस पुरानी टेक्स्ट के हिसाब से तो ये सिर्फ एक जन्म का नहीं, बल्कि सातों जन्म का यूनियन था। ऊपर से सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस मैरिज में ब्राइड की खुद की कंसेंट की कोई खास लीगल वैल्यू ही नहीं थी। सही बात है। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट तो दूर दूर तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक बार शादी हो गई तो आप उस फ्रेमवर्क में पूरी तरह से कैद हो गए। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज वही 5000 साल पुरानी रिलीजियस परंपरा एक मॉडर्न, डीपली एगैलिटेरियन स्टैट्यूटोरी फ्रेमवर्क में बदल चुकी है। हाँ, आज हमारी सोसाइटी और कोर्ट्स में हिंदू लॉ, जेंडर इक्वालिटी और विमेंस राइट्स की डिबेट्स का सबसे सेंट्रल हिस्सा बन गया है। यहाँ तक कि LGBTQ+ राइट्स का भी। तो आज के इस डीप डाइव में हम एग्जैक्टली यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ये इम्पॉसिबल लगने वाला ट्रांजिशन एक्चुअली में हुआ कैसे। और इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी रिसर्च मटेरियल्स, आर्टिकल्स और लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का पूरा स्टैक है। पर हम उस हैवी लीगल जार्गन में नहीं उलझेंगे। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि इन कानूनों ने एक आम इंसान की जिंदगी को कैसे रीडिफाइन किया है। घर के अंदर के पावर डायनामिक्स कैसे कंप्लीटली चेंज हुए हैं, हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इन फैक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको अनपैक करते हैं और देखते हैं कि पुराने जमाने के उस एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज वाले माइंडसेट से निकलकर आज का कानून सभी के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो इक्वालिटी की बात हम सिर्फ हवा में तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उस फाउंडेशन पर जाना होगा जहां इस बिल्डिंग की पहली ईंट रखी गई थी। मतलब जब हम एंशिएंट धर्मशास्त्र से निकलकर आजाद भारत के नए कानून की तरफ बढ़ रहे थे। राइट। लॉ मेकर्स के सामने उस वक्त एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्राइसिस था। कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि सब इक्वल हैं, पर सोसाइटी अपनी पुरानी रिलीजियस प्रैक्टिसेस छोड़ना नहीं चाहती थी। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी जिसे हम HMA कहते हैं, उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एक सैक्रेमेंटल कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूअलिटी क्रिएट की। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट काफी लोगों को टेक्निकल लगता है, पर प्रैक्टिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे एक सिंपल स्मार्टफोन के एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं, जो उस एंशिएंट सिस्टम का हार्डवेयर था, यानी कस्टम रिचुअल, सेक्रेड फायर और सप्तपदी, उसे अनटच रखा गया। एब्सोल्युटली। HMA के सेक्शन 7 के तहत कस्टमरी राइट्स आज भी किसी हिंदू मैरिज को लीगली वैलिड बनाने के लिए मैंडेटरी हैं। हार्डवेयर पुराना और सीक्रेट ही रहा। लेकिन जो अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसके बेसिस पर राइट्स डिसाइड होते थे, उसे पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया। एग्जैक्टली। HMA के सेक्शन 5 ने उस पवित्र संस्कार में स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स लाकर फिट कर दिया। जैसे एक शादी को वैलिड कहने के लिए दोनों पार्टीज की आजाद और वैलिड कंसेंट को एक्चुअली मैंडेटरी कर दिया गया। मेंटल कैपेसिटी चेक की जाने लगी। एज लिमिट्स क्लियरली सेट कर दी गईं। लड़कों के लिए मिनिमम 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। और मुझे लगता है इन सब बदलावों में सबसे बड़ा गेम चेंजर था मोनोगमी को कंप्लीटली एनफोर्स करना। सही बात है। 1955 से पहले सोसाइटी में पॉलीगैमी लीगली वैलिड थी, जहां एक मर्द आराम से एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता था। HMA ने इस सिस्टम पर डायरेक्ट स्ट्राइक किया। उसने डिक्लेयर किया कि अगर पहली शादी एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी शादी सीधे तौर पर वॉइड एब इनिशियो होगी। मतलब शुरू से ही जीरो और इनवैलिड। और सिर्फ इनवैलिड ही नहीं, इसके लिए इंडियन पीनल कोड के तहत बिगैमी का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जेल की सजा है। तो ये मूव सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं थी, ये इंडियन हिस्ट्री में जेंडर इक्वालिटी की तरफ पहला सबसे प्रैक्टिकल कदम था, जिसने लीगली एस्टैब्लिश किया कि एक रिश्ते में दोनों पार्टनर्स की डिग्निटी बिल्कुल इक्वल होती है। पर अब यहाँ पर सिचुएशन सच में थोड़ी और कॉम्प्लेक्स और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे? आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को तो अपडेट कर दिया, पर जब वो सॉफ्टवेयर रियल लाइफ में क्रैश करता है, तब क्या होता है? ओह, आप डिवोर्स और सेपरेशन की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। जब मैरिज एक इनडिसॉल्युबल बॉन्ड नहीं रही, तो स्टेट को शादियों से बाहर निकलने के रास्ते भी बनाने पड़े। कानून ने 1955 में डिवोर्स को इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज तो कर लिया,
और आगे चलकर 1976 में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का मॉडर्न प्रोविजन भी लाया गया। पर रियलिटी में क्या मर्द और औरत एक बराबर स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे? बिल्कुल नहीं। सदियों से औरतों को अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज से दूर रखा गया था। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ इक्वल रूल्स बनाना काफी नहीं था। हाँ, क्योंकि सोसाइटी बेसिकली अनइक्वल थी। इस डीप रूटेड सोसाइटल फ्रिक्शन को समझते हुए एचएमए ने सिर्फ इक्वालिटी पर नहीं बल्कि इक्विटी पर फोकस किया, और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है। ये स्पेशली सिर्फ वाइफ को डिवोर्स मांगने के कुछ स्पेशल ग्राउंड्स देता है। मिसाल के तौर पर अगर हस्बैंड ने एचएमए आने से पहले बिगमी की हो या फिर वो रेप या किसी अननेचुरल ऑफेंस में स्ट्रिक्टली कन्विक्टेड हो, तो ऐसी सिचुएशंस में वाइफ अग्रेसिवली इन ग्राउंड्स पर डिवोर्स क्लेम कर सकती है। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी। एक और बहुत ही सेंसिटिव रियलिटी को इस लॉ ने एड्रेस किया। अगर एक लड़की की शादी उसके बचपन में यानी 15 साल से कम उम्र में जबरदस्ती करवा दी गई थी, जो कि उस दौर में काफी आम बात थी, तो कानून उसे एक एस्केप हैच देता है। वो लड़की 18 साल की उम्र पूरी करने से पहले लीगली उस चाइल्ड मैरिज को रिप्यूडिएट यानी पूरी तरह से खारिज कर सकती है। कानून जानता था कि इक्वालिटी का मतलब आंख बंद करके सेम लॉस थोपना नहीं है। वल्नरेबल पार्टनर को उतना बफर देना है जितनी उसको एक्चुअली जरूरत है। लेकिन मैरिज रेमेडीज के इस पूरे चैप्टर में एक मुद्दा ऐसा है जिसने इंडिया में पर्सनल लिबर्टी की सबसे डीपली डिवाइडेड डिबेट्स में से एक को जन्म दिया। आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात कर रही हैं, जो एचएमए के सेक्शन 9 में दिया गया है। हाँ, इसे आम भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर एक स्पाउस बिना किसी वैलिड रीजन के दूसरे को छोड़कर अलग रहने लगता है, तो दूसरा स्पाउस एक्चुअली कोर्ट अप्रोच कर सकता है, फिर कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकती है उस इंसान को वापस आने के लिए और मैरिटल ड्यूटीज रिज्यूम करने के लिए, जिसमें डीपली पर्सनल, फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। ये सुनकर थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। यही सेम डिस्कम्फर्ट कोर्ट्स को भी हुआ था। 1983 में एक लैंडमार्क मैटर सामने आया, टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुब्बाया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस में एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिसने लिटरली सबको हिला दिया। उन्होंने ब्लंटली कह दिया कि सेक्शन 9 पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका लॉजिक बहुत ही पावरफुल और ह्यूमन सेंट्रिक था। उन्होंने पूछा कि क्या एक सिविलाइज सोसाइटी में स्टेट किसी औरत को लीगल ऑर्डर के जरिए वापस लौटने पर मजबूर कर सकता है, और एक्सप्लिसिटली फिजिकल रिलेशंस के लिए अवेलेबल होने पर मजबूर कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 21 यानी राइट टू प्राइवेसी और बॉडली ऑटोनॉमी का सीधा मजाक है। ये जजमेंट बेसिकली सोसाइटी को आईना दिखा रहा था कि मैरिज का मतलब एक इंसान पर दूसरे इंसान का ओनरशिप नहीं होता। हालांकि हम जानते हैं कि ये जजमेंट ज्यादा देर तक लॉ ऑफ द लैंड नहीं रहा। हाँ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग केस में इस डिसीजन को ओवररूल कर दिया और सेक्शन 9 की वैलिडिटी को वापस अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट का रैशनल ये था कि इस लॉ का आखिरी मकसद फिजिकल इंटीमेसी के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को रिकंसाइल करने का, फैमिली इंस्टीट्यूशन को बचाने का एक आखिरी लीगल इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है। पर वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की डिबेट काफी स्ट्राइकिंग थी। ये विविडली इलिस्ट्रेट करती है कि हमारा लीगल इकोसिस्टम पर्सनल आज़ादी और फैमिली इंस्टीट्यूशन के बीच कैसे बैलेंस ढूंढ रहा था। और इस जद्दोजहद में एक रियलिटी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। कोर्ट चाहे हजारों राइट्स दे दे, पर इस अधिकार का कोई करेगा क्या अगर बैंक अकाउंट में एक सिंगल रुपया नहीं है? बिल्कुल, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली यूजलेस है अगर हम इकोनॉमिक्स को एड्रेस ना करें। एक आम इंसान की तरह सोचना पड़ेगा यहाँ। अगर एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक होम मेकर के तौर पर गुजारी है, जिसके पास अपना इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है, वो एक टॉक्सिक मैरिज से निकलकर आखिर जाएगी कहाँ? इसीलिए हिंदू लॉ के एवोल्यूशन का अगला चैप्टर सीधे प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक राइट्स पर फोकस करता है, जिसमें दो कॉन्सेप्ट्स सबसे क्रूशियल हैं। पहला है स्त्री धन और दूसरा कोपार्सनरी। पहले स्त्री धन को डिकोड करते हैं। स्त्री धन वो सारी वेल्थ, ज्वेलरी, गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी है जो एक ब्राइड को उसकी शादी के वक्त मिलती है। ट्रेडिशनली देखा जाए तो शादी के बाद ये पूरा पैसा और गोल्ड ऑटोमेटिकली जॉइंट फैमिली के कंट्रोल में चला जाता था। औरत के पास उसका बस नाम का एक्सेस होता था, और अगर शादी छूट जाए तो उसके हाथ में प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता था। पर कोर्ट्स ने इस सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन पर फाइनली एक फुल स्टॉप लगाया। प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियरली होल्ड किया कि स्त्री धन पर एक औरत का एब्सोल्यूट ओनरशिप है, उसकी नॉन नेगोशिएबल टेरिटरी। यानी हस्बैंड या इन लॉज उस स्त्री धन के ओनर नहीं है,
वो लीगली सिर्फ एक ट्रस्टी या टेम्पररी केयर टेकर की तरह एक्ट कर रहे हैं। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत मैसिव था। अगर एक औरत अपना स्त्री धन वापस मांगती है और हस्बैंड डिनाई करता है तो वो सिर्फ फैमिली कोर्ट का मामला नहीं रह जाता। ये डायरेक्टली इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 406 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन जाता है, यानी धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का क्रिमिनल ऑफेंस। ये केस उन हजारों औरतों के लिए लाइफलाइन था जिन्हें डराया जाता था कि अगर वो घर से निकली तो उनके कपड़ों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, स्त्रीधन तो आखिर पर्सनल गिफ्ट्स तक लिमिटेड था। असली पावर जो जनरेशंस तक मैटर करती है वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पुश्तैनी वेल्थ, जमीन और फैमिली बिजनेसेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF के ट्रेडिशनल मिताक्षरा सिस्टम में को-पार्सेनरी नाम का एक फ्रेमवर्क काम करता था, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि परिवार की उस एंसेस्ट्रल वेल्थ पर जन्म लेते ही एक इनहेरेंट राइट एस्टैब्लिश हो जाना। पर ट्रेडिशनल लॉ की क्रूएल्टी ये थी कि ये राइट स्पेसिफिकली सिर्फ बेटों और मर्दों को मिलता था। ये सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल था, जिसमें प्रॉपर्टी फादर से सन्स को पास होती रहती थी और बेटियों को पूरी वेल्थ क्रिएशन मशीन से लीगली ब्लॉक करके रखा गया था। फिर आता है साल 2005। इस साल पार्लियामेंट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक लैंडमार्क अमेंडमेंट पास किया, जिसने बेसिकली पूरे HUF स्ट्रक्चर को बदल दिया। अमेंडमेंट ने कहा कि अब डॉटर्स भी एग्जैक्टली बेटों की तरह जन्म से ही इक्वल को-पार्सनर्स होंगी। उन्हें इक्वल राइट और इक्वल स्टेटस मिलेगा। अब सोचकर देखिए कि रियल वर्ल्ड में जॉइंट फैमिलीज और ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल सेटअप्स ने इसे कैसे डाइजेस्ट किया होगा। रिएक्शन काफी स्ट्रांग था। हाँ, लोग लूपहोल्स ढूंढने लगे। कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि अगर पिता की डेथ 2005 से पहले ही हो चुकी थी तो बेटी का अधिकार 0 हो जाएगा। कोई ना कोई टेक्निकलिटी देकर सिस्टर्स और डॉटर्स को उनका शेयर देने से मना किया जा रहा था। ये कंफ्यूजन लगातार कई सालों तक चलता रहा। आखिरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक मॉन्यूमेंटल जजमेंट ने इस सारी टेक्निकल डस्ट को क्लियर कर दिया, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में। कोर्ट ने अनइक्वोकल टर्म्स में डिक्लेयर किया कि राइट जन्म से मिलता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फादर 2005 में जिंदा थे या गुजर चुके थे, बेटी को इक्वल शेयर मिलेगा, पीरियड। आज तो हालात ये है कि एक बेटी लीगली अपनी जॉइंट फैमिली की कर्ता यानी मेन मैनेजर और टॉप डिसीजन मेकर भी बन सकती है। इस लीगल शिफ्ट की मैग्नीट्यूड को हम अंडरप्ले नहीं कर सकते। ये केवल कुछ लोगों में पैसे बांटने की एक्सरसाइज नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये इंडियन सोसाइटी के सबसे डीप सीटेड पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करने का ब्लूप्रिंट था। और जब सोसाइटी अपने बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को चेंज करती है तो ऑटोमेटिकली उसके ह्यूमन रिलेशनशिप्स इवॉल्व होने लगते हैं। हम अपने आसपास ही देख सकते हैं कि फैमिली सिर्फ उस एक स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल मोल्ड में फिट नहीं होती जिसके बारे में एंशिएंट धर्मशास्त्र बात करते थे। आज लाखों लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं बिना फॉर्मल शादी किए। ऐसे यूनियंस भी बन रहे हैं जो शादी की डेफिनेशंस में टेक्निकली इनवैलिड हैं। तो कानून उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है जो एक्सप्लिसिटली किसी स्टैट्यूट की टेक्स्ट में लिखी ही नहीं गई हैं? लाइव इन रिलेशनशिप्स का केस ही लेते हैं। HMA 1955 में इनका कोई जिक्र नहीं है। ये स्टैट्यूट प्रैक्टिकली साइलेंट है, लेकिन यहाँ हमारी जुडिशरी का एक एक्टिवली प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखता है। कोर्ट्स ने समझा कि सोसाइटी को स्ट्रिक्ट रूल बुक से रन नहीं किया जा सकता, लिव्ड रियलिटीज को देखना होगा। इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा 2013 केस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस केस में इशू ये उठा कि क्या एक औरत जो लिव इन रिलेशनशिप में है उसे किसी तरह की फॉर्मल लीगल शील्ड मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक ब्रिलियंट मैकेनिज्म डेवलप किया। उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया कि अगर एक लिव इन रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है और इन द नेचर ऑफ मैरिज है, मतलब उनका सोसाइटल बिहेवियर एक सेटल्ड फैमिली जैसा है, भले ही फेरों और रिचुअल्स की टेक्निकलिटी मिसिंग हो, तो उस एनवायरनमेंट में उस औरत के पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कंप्लीटली वही प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी जो एक ऑफिशियली मैरिड पत्नी को मिलती है। वो न केवल सिक्योरिटी मांग सकती है बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। कानून ने एक्चुअल ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट को प्रायोरिटी दी। इसी तरह एक और इनहेरेंटली ट्रैजिक ह्यूमन रियलिटी को एड्रेस करना जरूरी था, उन बच्चों का स्टेटस और प्रॉपर्टी राइट्स जो टेक्निकली इनवैलिड या वॉइड शादियों से जन्म लेते हैं। पुराने टाइम पर सोचिए है क्या होता था अगर एक मर्द बिना लीगली डिवोर्स दिए इलीगली दूसरी शादी कर लेता और उनसे बच्चे पैदा हो जाते।
तो पूरी सोसाइटी इन बच्चों को जिंदगी भर इलेजिटिमेट या नाजायज होने का स्टिग्मा दे देती थी। उन्हें अपने बायोलॉजिकल पिता के नाम, प्रॉपर्टी और इज्जत दोनों से बाहर कर दिया जाता था। उस इनोसेंट बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी। इस डीप इनजस्टिस को मिटाने के लिए हिंदू लॉ ने एक प्रोविजन बनाया, सेक्शन 16। ये सेक्शन इस क्रुएलिटी पर सीधा स्ट्राइक करता है। कानून डिक्लेयर करता है कि वॉइड या वॉइडेबल मैरिजेस से पैदा हुए सारे बच्चे पूरी तरह से लेजिटिमेट हैं। कानून की नज़र में उनकी एग्जिस्टेंस पर उनके पैदा होने के सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई दाग नहीं लगेगा। ये सेल्फ एस्टीम की एक बड़ी फाइट थी। लेकिन स्टेटस क्लियर होने के बाद अगला झगड़ा वही प्रॉपर्टी पर आकर फंसता है। अगर इन बच्चों का जन्म उस मैरिज से हुआ है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती लीगली, तो जॉइंट फैमिली और पुश्तैनी जमीन में उनका हिस्सा कहां से निकलेगा? यहां पर कानून को सबसे मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म करना था। एक तरफ इनोसेंट बच्चे की डिग्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, और दूसरी तरफ एक लेजिटिमेट एग्जिस्टिंग जॉइंट फैमिली और उनकी प्रॉपर्टी है जिसे लीगली क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये डेडलॉक आकर टूटा हाल ही में 2023 के रमना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन जजमेंट में, जो एक 3 जज बेंच ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व किया एक कॉन्सेप्ट से, जिसे नोशनल पार्टीशन कहते हैं। इसे आप पाई चार्ट के मेटाफोर से थोड़ा क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि इस बच्चे को जन्म से ही प्योरली प्रॉपर्टी में कोपार्टनर वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि जब बायोलॉजिकल पेरेंट की डेथ होगी तो कानून स्ट्रिक्टली एज्यूम करेगा कि डेथ से ठीक पहले उस बाप और जॉइंट फैमिली के बीच लीगली बंटवारा हुआ था। और इस अज्यूम्ड या नोशनल पार्टीशन में पेरेंट के हिस्से में जितना स्पेसिफिक स्लाइस ऑफ प्रॉपर्टी आता, सिर्फ और सिर्फ उस स्लाइस में से उस वॉइड मैरिज के बच्चे को अपना इक्वल हक मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकली ब्रिलियंट इसीलिए था क्योंकि इससे उस बच्चे के लेजिटिमेट एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज भी किया गया और दूसरे फैमिली मेंबर्स के शेयर्स को एनक्रोच होने से बचा लिया गया। It's basically an absolute masterclass in harmonizing individual rights with structural realities. और हम इस डीप डाइव में जेंडर इक्वालिटी और राइट्स के जिस कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री वहीं नहीं रुकती। हर जनरेशन के पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो पास्ट रूल्स को पूरी तरह से पुश करती हैं। हिंदू लॉ के एवोल्यूशन में सबसे नया और सबसे हॉटली डिबेटेड फ्रंटियर आज की डेट में LGBTQ+ कम्युनिटी और ट्रांस राइट्स का है। रिलीजन और ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हमेशा स्ट्रिक्ट बाइनरी टर्म्स यानी क्लियरली डिफाइंड मर्द और औरत पर बेस थे। तो जब सोसाइटी इस बाइनरी से आगे निकल गई तो मॉडर्न लॉ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? डेवलपमेंट डेफिनेटली धीमा है, लेकिन हम क्रूशल पाथ ब्रेकिंग शिफ्ट्स जरूर देख रहे हैं। इसका सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर मैरिजेस के कॉन्टेक्स्ट में 2019 में आया। मद्रास हाई कोर्ट के अरुण कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन केस के थ्रू इस मैटर में एक्चुअली एक ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आई थी। एक हिंदू मर्द और एक ट्रांस वुमन जिसने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई थी, इन दोनों ने मैरिज राइट्स परफॉर्म किए और फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए HMA के तहत शादी रजिस्टर करवाने। लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इस रिक्वेस्ट को टेक्निकल ग्राउंड्स पर टोटली रिफ्यूज कर दिया। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि HMA का सेक्शन 5 पढ़िए, वहां वर्ड यूज हुआ है ब्राइड और ब्राइडग्रूम। उन्होंने स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया कि ब्राइड होने का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल फीमेल होना है, तो एक ट्रांस वुमन ब्राइड की लीगल डेफिनेशन में काउंट ही नहीं हो सकती। फिर ये मैटर जब कोर्ट में गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत ही स्वीपिंग और हिस्टोरिकली प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन डिलीवर किया। उन्होंने इस स्ट्रिक्ट बाइनरी इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट करते हुए होल्ड किया कि सेक्शन 5 में ब्राइड वर्ड की डेफिनेशन सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स तक लिमिटेड नहीं रह सकती। एक ट्रांस वुमन जो इंटरनली, मेंटली और कंप्लीटली खुद को वुमन आइडेंटिफाई करती है, वो इस ब्राइड कीवर्ड के प्रोटेक्टिव कवर के अंदर कंफर्टेबली फिट होती है। कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली अफर्म किया कि अपनी जेंडर आइडेंटिटी को ओपनली क्लेम करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूसरे वैलिडेट करें। ये इंसान के राइट टू डिग्निटी और आर्टिकल 21 का फाउंडेशनल कोर है। एक स्टैट्यूटरी ट्रेडिशनल टर्म ब्राइड को अचानक से मॉडर्न इंक्लूसिविटी का गेटवे बना दिया गया। लेकिन हम रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते। इक्वालिटी की इस बैटल में अभी भी बहुत कुछ जीतना बाकी है, खासकर जब हम ब्रॉडली सेम सेक्स मैरिज के स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन की बात करते हैं। हम सबको 2023 का सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस तो याद ही होगा, जिसमें LGBTQ+ कपल्स ने सुप्रीम कोर्ट से क्लियर मांग की थी
कि उनकी सेम सेक्स यूनियन को स्पेशल मैरिज एक्ट और एचएमए के स्ट्रक्चर्स में रिकॉग्नाइज किया जाए। ये केस प्योर महीनों तक नेशनल हेडलाइंस में रहा। एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस डीपली पोलराइजिंग टॉपिक पर विस्तार में सुनवाई की, पर फाइनल वर्डिक्ट क्वियर एक्टिविस्ट्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मेजॉरिटी ओपिनियन ने क्लियरली कंक्लूड किया कि सेम सेक्स मैरिजेस को फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर में लाए जाने का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई फंडामेंटल राइट एक्सप्रेसली गारंटी नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस पूरे मैटर को पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर्स पर छोड़ दिया। उनका कहना था कि जुडिशरी का काम लेजिस्लेशन लिखना नहीं है। पर जजमेंट में सब कुछ डार्क नहीं था। अगर हम डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि कोर्ट ने ऑफिशियली और स्ट्रांगली क्वेयर कपल्स के राइट टू कोहैबिट को रिकॉग्नाइज किया। बिना वायलेंस या हरासमेंट के एक साथ रहने की उनकी आज़ादी को पूरी डिग्निटी के साथ अपहेल्ड किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई कि एक लीगली बैक्ड कमेटी बनाई जाए जो सेम सेक्स कपल्स की एवरीडे सिविक और प्रैक्टिकल डिसेबिलिटीज को सॉल्व करे, चाहे वो जॉइंट अकाउंट्स ओपन करने में आने वाली प्रॉब्लम हो या मेडिकल इमरजेंसीज में क्रिटिकल केयर डिसीजंस लेने का राइट हो। टेक्निकली इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का लीगली बैक्ड स्टैंप अभी भी दूर है, पर स्टेट वेलफेयर मैकेनिज्म्स के डेली ऑपरेशंस को इन कपल्स के लिए खोलने का रास्ता कोर्ट ने जरूर तय कर दिया। ये क्लियरली दर्शाता है कि जब सोसाइटी रेडिकली डाइवर्स सिचुएशंस पुश करती है तो लॉ अचानक से पुराने स्ट्रक्चर्स को डिस्कार्ड नहीं कर पाता, बल्कि धीरे धीरे उन्हें अकोमोडेट करता है। आज हमने इन आर्टिकल्स, रिसर्चेस और लैंडमार्क जजमेंट्स की फाइल्स के जरिए एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स लीगल जर्नी को समराइज किया है। अगर पूरी तस्वीर को समेटें तो एक बात क्लियर है, एक ऐसी 5000 साल पुरानी रिजिड और धार्मिक परंपरा जहां आज भी एचएमए के सेक्शन 7 के तहत सप्तपदी की अहमियत जिंदा रखी गई है। उस परंपरा ने अपने इंट्रिंसिक कोर में इंसानियत, इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स को कितनी खूबसूरती से जगह दी है। पॉलीगैमी को जीरो डिक्लेयर करने से लेकर औरतों को प्रॉपर्टीज में कोपार्टनर्स बनाने तक, स्त्री धन पर एब्सोल्यूट ओनरशिप देने से लेकर टॉक्सिक रिश्तों को म्यूचुअल कंसेंट से खत्म करने के लीगल वेपन्स देने तक, इलीगल या वॉइड शादियों के मासूम बच्चों को उनकी लेगेसी में हिस्सा दिलाने से लेकर एक ट्रांस वुमेन को प्राउडली ब्राइड का दर्जा देने तक। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट किताबों में छपने वाले केस लॉज नहीं है। ये उन एफर्ट्स की कहानी है जिन्होंने इंश्योर किया है कि जब लोग हमारे घरों और प्रॉपर्टीज में बैठते हैं तो पावर प्रैक्टिकली इसके हाथ में होती है। कानून इज प्रैक्टिकली अप्लाइड गारंटी का ही पेपर वर्जन है। लेकिन अपने आखिरी शब्द कहने से पहले मैं चाहूंगी कि हम इस फाइनल थॉट एक्सपेरिमेंट में एंगेज करें। हम जानते हैं कि सोसाइटी कितनी डायनामिक हो चुकी है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ इंटिमेसी और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पहले से कहीं ज्यादा डाइवर्स और इंडिविजुअलिस्टिक हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर हमारी रियलिटी कंटिन्यूअसली इस तरह से बदलती रही, जहां क्वेयर रिलेशनशिप्स और प्रैक्टिकल लिव-इन्स नॉर्मल सोसाइटल पैटर्न्स बन जाएंगे, तो क्या आने वाले कुछ डेकेड्स में हिंदू लॉ या एनी फैमिली लॉ अपने कोर में से इस सैक्रामेंटल रिक्वायरमेंट यानी रिचुअल्स और फेरों की जरूरत को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देगा? क्या 50 साल बाद शादी एक कंप्लीटली सेक्युलर, रिलीजन फ्री और एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी जिसमें कोई भी कंसेंटिंग इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली फिट इन कर सकेगा? या रिलीजन, हिस्ट्री और कानून का आपस में गुंधा हुआ ये रिश्ता हमेशा के लिए इस स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखेगा? ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फंडामेंटल सवाल है जिसका प्रैक्टिकल जवाब आज कोई जूरिस्ट या कोर्ट नहीं दे सकती। ये तय करेगी आने वाली जनरेशन और उनकी कलेक्टिव ह्यूमन चॉइसेस। इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।